जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सुल्तान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। नहीं जा रहा है तो भाई साहब चले जाएगा। क्यों? आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में देखिए हमारी अब तक ना 2 वीडियोस हो चुकी है। ये लेक्चर 3rd है हमारा। और 2 वीडियो में हमने देखो, पहली वीडियो में बताया कि सीक्वेंस क्या होते हैं, सीक्वेंस का काम क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होती है। उसमें हमने अरिथमेटिक मीन के बारे में थोड़ा सा आपको मतलब एक ब्रीफ दिया था कि ऐसे 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 चीजें होती हैं। उसके बाद जो लेक्चर 2 था उसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले कराए हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले करवाने के साथ साथ हमने सम के फॉर्मूला करवाया। उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला के बाद में हमने क्या करा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई कि इस तरह के क्वेश्चन को किस किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। वो सारी की सारी बातें हमारी सेकेंड लेक्चर में हो गई बच्चे। 3rd लेक्चर है आज का। आज का हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर 3 है। और लेक्चर 3 में हम क्या करेंगे, इन्हीं जो बेसिक ट्रिक्स जो होती हैं जिससे आपके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं बट आप कर नहीं पाते क्योंकि आपको ये चीजें पता नहीं होती। ठीक है, इनको हम और थोड़ा सा पढ़ाने वाले हैं, तो आज हम और भी चीजें पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो, आपको स्लाइड में ना एक यहाँ पे एक पूरा का पूरा फॉर्मूला का कुछ ऐसा चार्ट जैसा दिख रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे ना। ये है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ठीक है। कभी भी अगर आपको कोई एपी दे रखी है, सपोज करो, है ना, एक एपी दे रखी है और आपको ये बोल दिया जाता है कि उसकी जो पीएथ टर्म है, पीएथ टर्म का मतलब समझते हो, ये पीएथ टर्म जो है वो 1/q है और क्यूएथ टर्म अगर आपसे बोल दी 1/p है। सपोज करो आपसे ये बोला कि कोई एपी है, एपी की पीएथ टर्म 1/q है और क्यूएथ टर्म क्या है बच्चे, 1/p है ना। अगर ऐसा है तो अगर आपसे कभी भी ए पूछते हैं वो कि ए मतलब फर्स्ट टर्म, है ना, कि अगर कोई एपी है, एपी की 5वीं टर्म जो है वो मान लेते हैं 1/8 है और 8वीं टर्म जो है वो 1/5 है, तो इसका पहला पद यानी फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1/p/q कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। p और q को मल्टीप्लाई करना, याद रखिएगा, p और q को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको d निकालना होगा, d का मतलब क्या होता है, d मतलब होता है बच्चे कॉमन डिफरेंस, d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो याद रखिएगा d भी यही आता है 1/pq, है ना। 1 क्या आता है बच्चे, pq आता है। मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई एपी है, एपी की 5वीं टर्म जो है वो 1 बाय मान लेते हैं कुछ भी है 7 है एंड 7वीं टर्म जो है वो मान लेते हैं 1/5 है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इसका पहला पद क्या होगा, एपी का पहला पद क्या होगा बच्चे, कभी भी निकालना होगा तो 1/5 into 7 कर दीजिए बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा 1/35। और यही किसकी वैल्यू होगी, डी की भी यही वैल्यू होगी, यानी इसमें पहला पद जो आता है वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। यही आपकी किसकी वैल्यू होगी, डी की भी वैल्यू होगी। तो आपसे डी पूछा जाए या ए पूछा जाए बच्चे, सेम आंसर होता है। सेम आंसर मतलब 1/p into q। p और q क्या होते हैं, ये दोनों नंबर होते हैं। देखो यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा कितना होता है, 35 होता है, 7 पंजे 35, तो 1/35 इसका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। कभी अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लेते हैं कुछ और टर्म पूछ लिया, जैसे पूछ लिया कि एक एपी की 5वीं टर्म जो है 1/7 है, 7वीं टर्म जो है वो क्या है 1/5 है। आप इस एपी की जो है 10वीं टर्म बताइए, कौन सी बताइए, 10वीं। अब 10वीं तो ना तो इसको ऐड करके आ रहा है ना इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 10वीं कोई एक टर्म है, हमको नहीं पता। सपोज करो उसको मैं नाम देता हूँ mth टर्म। तो mth टर्म कभी भी आपको निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चे m/pq। m/ क्या होता है बच्चे, pq, यानी m को आपको pq से डिवाइड कर देना है। तो आपको मतलब अगर इसकी 10वीं टर्म निकालनी है सपोज करो, तो इसका आंसर होगा बच्चे 10/pq। pq मतलब 5 × 7। ठीक है, 10/5 × 7 करो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा बच्चे। ये कितना आ रहा है, 2/7। तो अगर इस एपी की आपको 10वीं टर्म निकालनी होगी तो क्या होगी बच्चे, 2/7 होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई एपी है जिसकी 5वीं टर्म 1/7 है, 7वीं टर्म 1/5 है, इसकी पहली टर्म निकालनी होगी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 5 7 35, 1/35 आ जाएगा। और अगर इसकी आपको 10वीं टर्म निकालनी है तो क्या होता है बच्चे, 10 ऊपर लिखो, मतलब जो टर्म निकालनी है वो ऊपर लिखो और जो मल्टीप्लाई था वो नीचे ही रखो उसको। ठीक है, जो टर्म निकालनी, याद रखिएगा ये चीज ऊपर रखनी है आपको, ये चीज ऊपर रखनी है। 10 दिख रहा है तो 10, 12 दिख रहा है तो 12, कुछ भी दिख रहा है, जो दिख रहा है वो यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे रखना है अपॉन में, नीचे में मल्टीप्लाई, है ना। तो मल्टीप्लाई अगर कट हो रहा हो तो ठीक है, नहीं कट हो रहा हो तो एज इट इज इसको लिख देंगे, हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें ये भी आता है कि सर अगर मान लेते हैं सम पूछ लिया जाता है तो सम कैसे निकालेंगे, तो सम का फॉर्मूला होता है SM = mn+1/2pq। तो अगर सपोज करो आपसे बोल दिया था कि सम ऑफ 10 टर्म्स निकालो,
10 टर्म्स का शुरुआत से लेके 10 तक जितनी भी टर्म्स आती हैं उन सबका सम बताओ, सम मतलब जोड़ के कितना आता है ये बताओ। तो कभी भी अगर आपसे सम ऑफ n टर्म्स पूछा जाएगा तो याद रखिएगा उसका फॉर्मूला होता है n या m+1 यानी 10+1 हो जाएगा बच्चे, और अपॉन में 2 × 5 × 7 होगा बच्चे। ये बात याद रहेगी। इससे ये कट होता है तो कट कर लो, इससे ये कट हो रहा है ना। तो कितना हो गया 11 हो गया। 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 11/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर किसी एपी की आपको क्या क्या सीखा हमने, देखो अभी तक हमने ये सीखा बच्चे, हमने ये सीखा कि अगर किसी एपी में pth टर्म 1/q है, qth टर्म 1/p है, तो इसका पहला अगर पहली टर्म निकालनी होगी तो 1/pq होगी, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो भी 1/pq होगा, mth टर्म निकालनी होगी तो क्या होगा बच्चे m/pq होगा, mth टर्म तक का सम निकालना होगा तो होगा mm+1/2pq, mm+1/2pq, pq यानी 5 7, ठीक है 2pq, ठीक है। अब इसमें नोट करके मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, पहले यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को, मैंने क्या बोला है ना, पहली टर्म कैसे निकलती है, पक्का क्लियर है, ओके। 10th टर्म या कोई भी टर्म निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी, क्लियर है, ओके। किसी भी टर्म्स तक का सम निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, ये होता है m, तो m+1/2pq होता है। ये सब चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है जो मैंने लिखी है यहाँ पे, पक्का, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं आपको ना इसी एपी में कुछ चीजें ऐसा होती है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि अगर मान लेते हैं, ये नोट करके कुछ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो देख पा रहे हो क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लेते हैं किसी एपी में mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/n है, ये सेम pq वाला कॉन्सेप्ट ही ऊपर जो लिखा हुआ है, ap = 1/q था, aq = 1/p था, है ना। तो अगर ऐसा होता है कि mth टर्म 1/n है, मतलब ये चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पे 1/n है, यहाँ पे 1/m है, तो mn रिपीट हो रहा है, देखो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार यहाँ पे। तो कभी ऐसा होता है बच्चे, अगर सपोज करो तो आपसे कभी भी मान लेते हैं वो a पूछेंगे या p पूछेंगे तो वो तो वही होगा, a तो वही होगा 1/mn होगा, और d पूछेंगे तो ये भी यही होगा। लेकिन अगर आपसे a-mn पूछ रहे हैं तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। a-mn का मतलब क्या है सर, अब a-mn का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लेते हैं हमने कोई क्वेश्चन लिखा है कि किसी एपी में 5th टर्म जो है वो 1/7 है और 7th टर्म जो है वो 1/5 है। मैं उसी वाले क्वेश्चन पे ना एग्जांपल लेता हूँ, है ना, उसी वाले क्वेश्चन पे एग्जांपल लेता हूँ। तो इसका मतलब मान लेते हैं ये एग्जांपल है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, किसी एपी में 5वीं टर्म 1/7 है, 7वीं टर्म 1/5 है। मेरे को अगर मान लेते हैं पहली टर्म निकालनी होगी तो 1/35। अगर मुझे मान लेते हैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो निकालना है, मतलब मुझे एक्चुअल में 35th टर्म निकालनी है, सपोज करो a35 निकालना है मेरे को, सपोज करो, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 35 7 × 5 होता है, हाँ या ना। तो कभी भी अगर ऐसे पूछा जाएगा, कोई ऐसी टर्म पूछी जाएगी जो इन दोनों का मल्टीपल ही होगा, ठीक है, 35 जो होता है वो 7 × 5 है, तो इसका आंसर ऑलवेज 1 होता है बच्चे। इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। कहने का दोबारा से सेंस बताते हैं, जैसे किसी एपी में मान लेते 4th टर्म जो है 1/2 है और 2nd टर्म जो है 1/4 है, 4 दूनी 8 होता है, तो मैंने अगर 8वीं टर्म पूछ ली तो इसका आंसर ऑलवेज कितना होगा बच्चे, 1 होगा। ये मतलब है किसी एपी में मान लेते हैं तीसरी टर्म जो है 1/ कुछ भी है, मान लेते हैं 4 है और 4th टर्म जो है 1/3 है, तो अगर मैंने a12 पूछा आपसे तो वो ऑलवेज कितना होगा बच्चे, 1 होगा। मतलब कहने का ये है कि इन दोनों का जो मल्टीपल आता है, अगर वो वाली टर्म पूछी जाएगी आपसे यानी 12वीं टर्म, तो इसका आंसर ऑलवेज 1 होता है बच्चे, ठीक है। इसका आंसर ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। तो ये लिखा हुआ है कि a-mn की वैल्यू जो होती है बच्चे वो 1 होती है, वो यहां से लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो कि अगर किसी एपी की mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है, तो a-mn की वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी बच्चे, 1 होगी। अगर मान लेते हैं उस केस में आपसे s-mn पूछा जा रहा है, s-mn का मतलब ये होता है कि सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स पूछा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे 1 + mn, mn मतलब 35/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 36/2, 18 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। याद रहेगा इतनी बातें, दोबारा से देखो, है ना। अगर किसी एपी में pth टर्म 1/q, qth टर्म 1/t, तो इसका a की वैल्यू d की वैल्यू 1/pq, ठीक है। mth टर्म m/pq, सम ऑफ n टर्म्स m+1/2pq, ठीक है। दोबारा से देखो, अगर मान लेते हैं ऐसे दे रखा है तो सेम ही अगर मल्टीपल वाला पूछ ले, a-mn पूछ ले तो आंसर ऑलवेज 1 होगा, s-mn पूछ ले तो 1 + mn/2 होगा, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं
जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आपको पता रहेंगे ना चीजें, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आपको कभी ऐसा होता है कि आपको ये वाले फॉर्मूले लर्न नहीं है जो नोट करके मैंने लिखे हैं, तो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो ऊपर से 1, 2 और 3 है। अगर आपको 1, 2 और 3 फॉर्मूला लर्न है तो आप सब कुछ निकालेंगे। तो आपको फोकस करना है फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला पे। इतना आप कर लीजिए फोकस, आपसे सारा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वीडियो को पीछे करके ले लीजिएगा, क्योंकि मैं हटा था शायद बीच में ना, तो कैमरा से जब मैं हटाऊं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें बताते हैं कि किस तरीके से आएगा, फिर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इन एन एपी द फिफ्थ टर्म, यानी पांचवी टर्म जो है बच्चे वो कितनी है, 1/9। सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में बोल रखा है कि एपी है जिसमें पांचवी टर्म जो है बच्चे 1/9 है और नाइन्थ टर्म जो है 1/5। अब आपसे बोल रखा है व्हाट इज इट्स 45th टर्म, 45वीं टर्म क्या होगी बच्चे इसकी, ये बताओ। तो आपको पता क्या करना है, आपको ये फोकस करना है कि 45 को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। क्या हम इन दो नंबर में इसको ब्रेक कर सकते हैं 9 into 5? तो आप बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ए एम इज इक्वल टू 1/m दे रखा है और ए एन इज इक्वल टू 1/m दे रखा है, और आपसे ए एम एन पूछा है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है बच्चे, 1 होती है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर कितना होगा बच्चे, ऑलवेज 1 होगा। बात समझ में आई? तो कितना इजी है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है। क्या हम इसको बेसिक से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब, हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, है ना। ये आपके काम क्यों आती है शॉर्ट ट्रिक, इसके क्या फायदे हैं? इसके फायदे ये हैं कि जब भी आपको एग्जाम में दिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन, आप इसको देखकर आंसर बता दोगे, बाकी बच्चे करते रहेंगे, आप निकल के 1 सेकंड या 2 सेकंड में इसको कर करा के आप दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर दोगे, 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हम इसको देखा, अगर मान लेते हैं बेसिक से करना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे a5 को क्या लिखते हैं, a+4d लिखते हैं, इसकी वैल्यू 1/9 है। इसको क्या लिखते हैं, a+8d लिखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/5 है। उसके बाद इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के a और d निकाल लो, है ना। यही तो है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन मेथड लगाओ कि ये कट होगा बच्चे, 4d आ जाएगा, 1/5 और 1/9 को माइनस करना है। देखो जरा d की वैल्यू वही आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, 45 आएगी, 1/45। आप करके देख लो, देखो 9 माइनस 5 अपॉन 9 5 जा 45, 4d, 9 माइनस 5 4 ही होता है, तो अभी कट हो जाएगा। देखो 4d इज इक्वल टू 4/45, जो कि हम बोल भी रहे थे, तो ये 1/45 है। ए भी यही निकलेगा 1/45। जैसे ही निकलेगा फिर जो निकालना है आपको उसमें डाल दो, आपका आंसर बना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि टफ है, नहीं, बेसिक बिल्कुल भी टफ नहीं है इसका। हम ये बता रहे हैं कि इसको जल्दी कैसे करेंगे, है ना। तो जल्दी इस तरीके से करेंगे आप, बहुत जल्दी हो जाएगा आपसे, 1-2 सेकंड में आंसर खत्म है। तो मैं देखकर इसका आंसर बता सकता हूँ, आंसर कितना है, 1 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बच्चे, आसान है ना, मजा आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, आपको ये समझ में आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन देते हैं। जेई मेंस में आया है 2020 में, मेंस का क्वेश्चन है भाई सब जेई का, ठीक है। और 2020 का पेपर उठा के देखो, उसमें है ये क्वेश्चन, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 2020 का जेई मेंस का क्वेश्चन है। जेई मेंस में ये पूछा गया, बोला ये गया कि अगर 10th टर्म जो है किसी एपी की वो 1/20 है, 10th टर्म क्या है बच्चे, 1/20 है, और 20th टर्म जो है वो क्या है, 1/10 है। तो बताओ इसकी सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स, 200 टर्म का सम कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। ये बताओ कितना होगा। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप वैसे सॉल्व करो। आपको बेसिक से करना है, आपको फॉर्मूले से करना है, आपको बिना फॉर्मूले के करना है, जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करो। मैं बताता हूँ इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका। आपको शुरुआत के 3 फॉर्मूला लर्न होने चाहिए बस, चौथा पांचवा लर्न नहीं भी है चलेगा। शुरुआत के 3 फॉर्मूले वैसे तो मैं इस वाले से निकाल दूंगा लास्ट वाले से, लेकिन मैं ये बताता हूँ, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला भी लर्न है तो आपको कुछ और लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। क्या है फॉर्मूला, Sm इज इक्वल टू MM+1/2PQ। ये फॉर्मूला अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। आपको ये कंडीशंस लर्न नहीं हो रही है चलेगा, क्योंकि मैं क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लास में, मेरे को ये पता लगता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर कंडीशन लर्न करने में। तो आपको बस 1-2 कंडीशन, मतलब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्मूला तो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड फॉर्मूला इस पे फोकस करिए, Sm इज इक्वल टू होता है MM+1/2PQ। इसे सब निकल जाता है, चाहे वो 200 निकाल रहा है, जितनी भी निकाल रहा है सब निकलेगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले वेरीफाई ये करना है कि यहाँ पे m की वैल्यू क्या दे रखी है। m की वैल्यू क्या दे रखी है, अगर मैं आपसे पूछूंगा, एक मिनट जरा रुको, m की वैल्यू क्या दे रखी है अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे m के प्लेस पे हमारे को 200 टर्म्स, 200 वो जो टर्म है वो निकालनी है, ठीक है। तो S200 मेरे को निकालना है सर, और यहाँ पे p की जगह पे मेरे को 10 दे रखा है
है ना, और Q की जगह पे कितना दे रखा है सर, 20 दे रखा है, दिख रहा है PQ, है ना, और M के प्लेस पे कितना है बच्चे, 200 है। तो मुझे पता है सम का फॉर्मूला होता है बच्चे SM इज इक्वल टू M प्लस 1 अपॉन में 2PQ होता है। पढ़ा है ये फॉर्मूला, पढ़ा है ये फॉर्मूला हमने, बिल्कुल, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चे 200 इंटू 200 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 10 इंटू 220, तो 20 और 10 मिला के 200 ही हो जाता है, तो कट कर दो इसको। तो ये कितना हो गया, 201 अपॉन 2, 201 को 201 2001 लिख दिया मैंने, 201 को किससे डिवाइड करो, 2 से, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो हो जाता है 100 1/2, 100 है ना हाफ होता है ना, 100.5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको बेसिक से करो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे करो, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, अगर आपको चीजें पता है, देखो कितना इजी है, जेई मेंस हो क्या फर्क पड़ रहा है ना, एनडी हो क्या फर्क पड़ रहा है, हो जाता है, सब सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, है ना। चलो बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया करके। और एक क्वेश्चन तुम्हारे को दे, आपको ये समझ में आ गया है नहीं आ गया, पक्का। एक क्वेश्चन तुम्हारे को पहले मैं दे देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपसे क्या करेंगे, नया आंसर लेंगे, मतलब नई चीजों का आंसर लेंगे या नई चीजों पे आएंगे, ठीक है। जैसे आपसे मैंने बोल दिया किसी एपी में मान लेते हैं 10th टर्म जो है वो 1/5 है और 5th टर्म जो है वो 1/10 है, ठीक है। तो बताओ पहला चीज इसमें, पहला क्या, एक, हाँ एक ही क्वेश्चन लेता हूं मैं, सम ऑफ फर्स्ट, मान लेते हैं हम पूछ रहे हैं आपसे सम ऑफ फर्स्ट कुछ भी 100 टर्म्स या 150 टर्म्स पूछ रहे हैं आपसे, ये कितना होगा, 150 तो नहीं आता, इनको मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 150 टर्म्स कितना होगा ये आपसे, आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन तो मैंने अभी तो दिए नहीं आपको, ऑप्शन आपको देने की जरूरत भी नहीं है, मुझे देने की जरूरत है, निकाल लोगे, निकाल लोगे, इतना तो आता है तुम्हारे को, ठीक है। तो इतना निकाल लोगे, आप क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले पी निकालना है, पी कितना होगा बच्चे 10 होगा, क्यू निकालना है, फिर क्यू कितना होगा बच्चे 5 होगा, देखो 10 और 5। उसके बाद आपको एम निकालना है, एम कितना होगा बच्चे 150 होगा, 150, 150 होगा। अब आपको क्या करना है, एसएम का फॉर्मूला लगाना है, एसएम इज इक्वल टू होता है एम, याद करो बच्चे क्या होता है, क्या होता है, जल्दी से बताओ, एम एम प्लस 1 अपॉन 2pq, है ना, 2pq। तो m कितना है बच्चे, m है बच्चे m है 150, है ना, फिर हो जाएगा 150 प्लस 1 अपॉन में कितना 2 इंटू पी, पी मतलब 10 इंटू क्यू मतलब 5, देखो 0 से 0 कट हो गया, 5 से 3 बार कट हो रहा है, हो रहा है ना, ये 151 हो रहा है, तो 3 इंटू 151 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, ये कितना हो गया बच्चे 3 एकम 3 15, 3 एकम 3 और 1 4, 453 अपॉन 2, पॉइंट में जो भी निकलेगा निकाल देना इसका, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, समझ में आया, कोई डाउट, मजा आ गया ना, है ना, इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं mth टर्म का सम निकालने के लिए, है ना। mth टर्म निकालनी होगी तो क्या करेंगे, फिर 150 को pq से डिवाइड करेंगे, m अपॉन pq का आंसर होता है, क्लियर। तो ये क्लियर है यहाँ पे, जो हमने 3-4 फॉर्मूले बताए आपको, कोई डाउट है यहाँ पे, पक्का समझ में आ गए अच्छे से, पक्का। चलो अब हम क्या करते हैं, और थोड़ी सी चीजें बताते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिख रहा है इसके बाद में वो है पॉलीगन से रिलेटेड। अब आप बोलेंगे सर क्या एपी में पॉलीगन भी आता है, बिल्कुल आता है भाई साहब, देखो ये क्वेश्चन भी आया है और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस है, एक और दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसके बाद ये वाला 2016 सेकेंड अटेम्प्ट का, ठीक है। तो पॉलीगन चैप्टर जो है ये वैसे हम क्लास 6 में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, लेकिन पॉलीगन होता क्या है पहले तो ये समझो। पॉलीगन जो है वो होता है जैसे मान लेते हैं कोई भी एक ऐसी फिगर है जो बाउंडेड है ना, बाउंडेड मतलब वो बंद फिगर है एक तरह की, ठीक है, बंद फिगर है और उसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हैं, तो उसको हम बोल देते हैं पॉलीगन। जैसे 3 साइड वाले जो पॉलीगन होता है वो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल से पॉलीगन स्टार्ट होते हैं, फिर ट्राइंगल आता है, उसके बाद में 4 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, 5 साइड होती है, पेंटागन आ जाता है, 6 साइड होती है, हेक्सागन आ जाता है, 7 में हेप्टागन आ जाता है, फिर 8 में ऑक्टागन आ जाता है, 9 में नोनागन, फिर डेकागन। अब इतने नाम लेने थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको एक जनरल नेम से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब ऐसी फिगर जिसमें कुछ साइड्स हैं, हमारे पास में 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हैं। तो होता क्या है, जब भी हमारे को कोई भी पॉलीगन बनाना हो, जैसे सपोज करो मैंने ये पॉलीगन बनाया, ठीक है, ये क्या है हेक्सागन, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के एंगल होते हैं बच्चे, एक होता है इंटीरियर एंगल जो अंदर होते हैं, है ना, और एक होता है एक्सटीरियर एंगल जो बाहर होते हैं बच्चे, जैसे ये बाहर है, ये वाला बाहर एंगल है, ये वाला बाहर एंगल है,
ठीक है, ये वाला बाहर एंगल है, ये वाला एंगल बाहर है, उसके बाद में ये वाला एंगल बाहर है, ठीक है, फिर ये वाला एंगल बाहर, तो ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो जब भी हमारे को कोई भी पॉलीगन देख रखा हो तो उसमें एक्सटीरियर एंगल का सम तो जो होता है बच्चे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर समझते हो ना, स्पेलिंग तो आती है, लिख देता हूँ यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का कभी भी सम निकालना हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, कभी भी इनका सम निकालना हो तो ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब सर यहाँ पे n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, तो कितनी साइड है उसी को हम बोल देते हैं n, n होता है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, और फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम। तो इसका मतलब ये है हेक्सागन के अगर मेरे को सारे के सारे एंगल का सम निकालना होगा तो मुझे क्या करना है, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है पहले वो डिसाइड करनी है, ठीक है, उसको हम n बोलते हैं, फिर इस फॉर्मूले में रखना है, जैसे हम इस फॉर्मूले में रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब सर इसका एपी में क्या यूज है? कई बार ऐसा होता है कि जब आपको पॉलीगन दिया जाता है तो उसके एंगल ना अलग अलग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो जैसे हेक्सागन है तो ऐसा हो सकता है कि इसके एंगल जो है वो एपी फॉर्म कर लें, जैसे सपोज करो कोई एंगल 10 डिग्री है, कोई एंगल 20 डिग्री है, ऐसे कर करके कुछ एपी फॉर्म कर लें। ठीक है, तो अगर एपी वो फॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई सब, एपी अगर वो फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें सारी की सारी उस एंगल में एपी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो उसका अगर एंगल का सम निकालना होगा तो उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं और उसमें एसएन वाला फॉर्मूला भी लग सकता है। तो इसी के बेसिस पे ना क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन ये होते हैं कि जैसे आपको एक ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं आपको इसको ये वाला क्वेश्चन समझाता हूँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो 2016 सेकंड अटेम्प्ट है वो आप चाहें तो खुद भी ट्राई करिएगा। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि द इंटरनल एंगल मतलब अंदर के एंगल, ठीक है, ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, आर इन एपी, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 100 डिग्री। ठीक है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है ना, कॉन्वेक्स शेप का पॉलीगन है, ठीक है, उसका जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो है 100 डिग्री। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे पहला एंगल, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे पहला एंगल, लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे लास्ट वाला एंगल, यानी एपी की फर्स्ट टर्म आपको गिवन है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, एपी का फर्स्ट टर्म गिवन है, तो फर्स्ट टर्म अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट टर्म यहाँ पे है ए की वैल्यू 100, ठीक है, 100 डिग्री, और डिफरेंस भी गिवन है एंगल का, एंगल का डिफरेंस कितना है बच्चे 8 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री 8 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, आपको ये बताना है कि उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, यानी n नहीं पता आपको, n पूछा गया है, ठीक है, आपसे ये पूछा गया कि n बताओ, n कितना होगा, नंबर ऑफ साइड्स बताओ, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी इस पॉलीगन में, a दे रखा है, d दे रखा है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि गिवन क्या है, तो आप बोलेंगे गिवन है कि जो पॉलीगन है उसमें ए और डी गिवन है और उसके एंगल का जो सम है, ठीक है, उसका फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, एंगल के सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो गिवन जो है वो ए और डी गिवन है, हमारे को क्या करना है, एंगल का सम निकालना है, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या होता है तो आप बोलेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री सर, ठीक है, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो क्या मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हाँ, ये इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, इसके इक्वल रखना है। मतलब आप समझ पाइए अगर इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको इंटरनल या एक्सटर्नल एंगल का सम या ये बता रखा होगा कौन सा एंगल जो है वो एपी में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना जो जो गिवन है वो लिख देना, उसके बाद सम का फॉर्मूला लगा के इस सम के इक्वल कर देना है, सम का फॉर्मूला लगा के इस सम के इक्वल कर देना, तो इससे होगा क्या, ए और डी जहां पे दे रखेंगे वो रख लेना, बाकी बचेगा एन, एन की वैल्यू खुद ही निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो देखो सपोज करो मैं ए और डी रखता हूं, तो n/2 2 इंटू ए 100 प्लस n-1 इंटू डी 8, ठीक है, इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री, क्लियर है। अच्छा, 2 इंटू 100 200 होता है ना, 8 ये हो गया। एक काम करो इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, कुछ क्या कॉमन ले सकते हैं,
8 कॉमन आ जाएगा कि 200 में से 200 8 से डिवाइड हो जाता है क्या? हो जाता है शायद। तो 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लिया तो 200 को 8 से डिवाइड करो बच्चे, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंजे 40, 25 आ रहा है शायद, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 ना, हाँ 25 ही आ रहा है शायद, 25 आ रहा है ना, प्लस n-1 ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, हाँ 25 ही आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो n/2 ये आ रहा है इज इक्वल टू, एक काम करो n-2 इंटू 180 डिग्री यहाँ पे लिख दो। अब जो जो कट हो रहा है वो कट कर लो, जैसे ये कट हो रहा है 4 बार में, ठीक है, इससे ये 4 से क्या 180 कट हो जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर शायद हो जाएगा, है ना, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 बार में कट होता है, ठीक है। अब आप क्या करिए, जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है उनको यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये दिख रहा है n दिख रहा है मेरे को, आधा दिख रहा है 25 प्लस n-1 यानी 24 प्लस n हो गया, ठीक है। इस तरफ क्या दिख रहा है, इस तरफ 45 दिख रहा है, 45 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 45n माइनस 90 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 45 इंटू n 45 एंड 45 दूनी 90 होता है, तो 90 कर दिया, ठीक है। इस 24 के मतलब इस n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 24n, इन दोनों को उठा के इधर शिफ्ट कर दो, माइनस का 45n माइनस माइनस प्लस का 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 24 और 45 को माइनस करो बच्चे, 24 और 45 को माइनस करोगे तो ये माइनस का ये बन रहा है कितना, एक मिनट कुछ गड़बड़ करी हमने क्या, देखो एक बार, 45 गुणा 2 90, 24 ठीक ही बन रहा है, चलो देख लेते हैं। ओके, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो गया बच्चे 4 में से एक ये आ गया, ये 2 में से 2, तो ये 21n बन रहा है, और प्लस का 90 बन रहा है इज इक्वल टू 0 बन रहा है, और n स्क्वायर ये बन रहा है 21। प्राइम फैक्टर करते हैं इसके 90 के, 90 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक तरह की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से होने चाहिए मेरे हिसाब से, पहले 3 से काट लो, फिर 5 से काट लो, फिर दोबारा से 3 से काट लो, फिर दोबारा से 2 से कट कर लो, ठीक है। फिर हो रहा है 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। इसको ऐसे एडजस्ट करना कि 21 बन जाए, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 15 और 6 शायद 21 होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे n स्क्वायर माइनस 15 प्लस 6 n प्लस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, n स्क्वायर माइनस 15n बनेगा बच्चे, ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस का 6n बनेगा प्लस का 90 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? n कॉमन ले लो पहले दो में से, तो n माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 6 कॉमन ले लो तो n माइनस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू बचे, एक तो n माइनस 6 से आएगी, n माइनस 15 से आएगी सेकंड वैल्यू, तो n की दो वैल्यू आएंगी बच्चे, एक तो 6 आएगी, दूसरी 15 आएगी, छोटी वाली जो वैल्यू है वो ऑप्शन में दिख रही है हमको, तो n इज इक्वल टू 6 इसका क्या हो गया बच्चे, करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ साइड्स जो है वो निकाल देनी है, ठीक है। n इज इक्वल टू 6 इसका करेक्ट आंसर है, इसका मतलब ये साइड जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी कंडीशन को, तो इसको नेग्लेक्ट कर लो। ऐसा होता है कि कई बार आपको दो आंसर मिलेंगे, एक आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, जनरली बड़ा वाला आंसर सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको लीव कर देना, छोटा वाला सेटिस्फाई करेगा तो छोटे वाले को रख लेना, क्योंकि नंबर ऑफ साइड छोटे वाले भी जब सेटिस्फाई हो रही तो बड़े वाले की करने की क्या जरूरत है फिर उसमें, है ना। तो जो छोटा वाला होगा इन दोनों में वो रख लेना, वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ, तो अब आपको क्या समझ में आया, हमने ये क्वेश्चन करवाया, आपको ये समझ में आया कि ये जो क्वेश्चन होते हैं पॉलीगन पे रिलेटेड होते हैं, इसमें पॉलीगन के एंगल जो होते हैं वो एपी में दिए जाते हैं। जब भी इसमें दिया जाएगा तो इसमें पहला टर्म या कुछ ना कुछ दे रखा होगा डिफरेंस के साथ में, तो डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे 8, पहली टर्म दे रखी है बच्चे कितनी, 100, एंगल के रूप में दे रखा होगा। तो आपको सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा, जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो n-2 इंटू 180 डिग्री के इक्वल रखना पड़ेगा। अगर आपको n-2 इंटू 180 डिग्री नहीं आता तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो n-2 इंटू 180 डिग्री जैसे हम करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जैसे यहाँ पे बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में n की दो वैल्यू आएंगी, हमको ये देखना है कि ऑप्शन में कौन सी है, अगर ऑप्शन में दिखता है हमारे को दोनों में से कोई एक, तो हमारा आंसर हो गया। दूसरी वैल्यू ऑप्शन में नहीं दिख रही, तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि जब हम उसको इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करेंगे कंडीशन को, तो कंडीशन फेल हो रही होगी, तो कंडीशन फेल होने की वजह से आंसर उसका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए वो ऑप्शन में भी नहीं है।
ठीक है। जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है जो छोटा नंबर होता है इनकी वही वैल्यू होती है, बड़ा नंबर वो सेटिस्फाई नहीं करता हर बार। ठीक है, क्लियर। चलो नोट कर लो इसमें। अब देखो, अब अगर आपको ये सब आ गया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अपना टाइम लिमिट लीजिए इसमें। आप 70 सेकंड लेना चाहते हैं, ज्यादा लेना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। आपको लगता है कि आप 2 मिनट में करेंगे तो आप 2 मिनट में करिए, ठीक है, लेकिन आपको एक करेक्ट आंसर देना पड़ेगा इसका। अगर आप करेक्ट आंसर दे देते हो तो बढ़िया हो जाएगा भाई साहब। क्वेश्चन क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले आप खुद पढ़ लो, एक आंसर निकाल के रख लो, ठीक है। मैं आपको फिर समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। क्वेश्चन में बोला क्या है भाई साहब, क्वेश्चन पहले आपको ना ये रीड करना आना चाहिए, क्वेश्चन में बोला क्या है ना। बोला वही समझ में नहीं आएगा तो कैसे करोगे। क्वेश्चन में ये बोल रखा था इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स आर इन एपी। एक पॉलीगन है जिसकी n नंबर ऑफ साइड्स है, उनके इंटीरियर एंगल किसमें है, एपी में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। सही है भाई साहब। स्मॉलेस्ट एंगल इसका 120 डिग्री है, यानी ए की वैल्यू क्या है बच्चे, गिवन है ना। ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, 120 डिग्री है। यहां तक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको, ए की वैल्यू 120 है। डिफरेंस जो है इसका बच्चे एंगल का वो है 5 डिग्री का। अब आपसे बोल रखा है कि इसमें n की पॉसिबल कितनी वैल्यूज हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है ना, 3 हो सकती है, इनफाइनाइट में नहीं हो सकती। पहले तो बात तो ये 2 ही निकलेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है ये। 2 में से अब इसका आंसर बच्चे या तो ऑप्शन नंबर ए है या तो ऑप्शन नंबर बी है, या तो इसकी 1 वैल्यू निकलेगी या तो इसकी 2 वैल्यू निकलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप ऑप्शन नंबर सी और डी को तो कट कर लो, पहली चीज ये गलत है इसके आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगी ना अगर वो मान लेते हैं सच में एपी फॉर्म कर रहे हैं इस डिफरेंस के साथ में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा ही करेगा। और अगर या तो देखो इसमें एक ऑप्शन अगर ऐसा आ जाए कि इसमें कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो भी इसका आंसर वो ऑप्शन भी हो सकता है। कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आ जाती है जिसके रियल रूट नहीं निकलते, इसका मतलब ये होता है कि n की वैल्यू पॉसिबल आई नहीं थी। तो n की वैल्यू में रियल रूट निकलने चाहिए, और रियल रूट में भी सबसे पहले बताता हूँ नेचुरल नंबर होना चाहिए। n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी जरूरी है, यानी n की वैल्यू अगर ऐसे आ गई 1/2 या n की वैल्यू 0 आ गई या n की वैल्यू -1 हो गई तो ये गलत है सारे के सारे। n की वैल्यू कभी भी ऐसे नहीं होती, n होता है नेचुरल नंबर, यानी नंबर ऑफ साइड्स है वो, नंबर ऑफ साइड्स ऐसे काउंट करते हैं, एक साइड है, 2 साइड है, 3 साइड है, 4 साइड है, ऐसे काउंट करते हैं। और n की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा होगी। क्लियर। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन बनने के लिए 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए। अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे n/2 है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसके इक्वल होगा बच्चे, n-2 इंटू 180 डिग्री के। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ऐसा होता है या नहीं होता, होता है ना। चलो बढ़िया है। तो n/2 2a मतलब 2 इंटू a कितना दिख रहा है बच्चे 120 प्लस n-1 इंटू डी कितना दिख रहा है भाई साहब, कितना है डी देख के बताओ, है ना। तुम फोकस नहीं कर रहे हो, करो ना फोकस इधर, क्या है डी कितना है, 5 है, तो 5 है ना, इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये 2 उधर पहुंचा सकता हूँ क्या, 2 कॉमन तो आ नहीं रहा इसमें, इसमें और इसमें 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो 2 को उधर पहुंचा दो, क्या हो जाएगा 180 इंटू 2 कितना होता है 60, 360 360। ठीक है, तो n इंटू है ना 240 ही हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5n-5 हो जाएगा बच्चे, 5n-5 इज इक्वल टू n-2 इंटू 360 हो गया। सही है, कोई डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। ठीक है बढ़िया, ओके। तो इन दोनों माइनस कर दो, 240 में 5 माइनस करोगे कितना मिलेगा 235। ठीक है, 235, और इसको n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 235n हो गया, फिर 5n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5n स्क्वायर हो गया, फिर इसको 360 अच्छा अभी मत करो, रुक जाओ, n-2 इंटू 360, इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन निकाल लो पहले। ठीक है, तो 5 कॉमन निकालोगे, देखो 5 चौक 20 होता है और 5 सत्ते 35 होता है, 47n हो गया, है ना, प्लस 5 एकम 5 होता है, n स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू n-2 इंटू 360 हो गया बच्चे, 360 हो गया। इससे इसको कट दो, कट दो मतलब कट दो, ठीक, कितना आएगा इसको, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 को अंदर मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई करनी आती है हम सबको, हाँ 47n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 72n माइनस 72 दूनी 7 दूनी 14, 144 आएगा क्या, है ना, 144, सही है। ओके, चलो उठा के दोनों को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो गया n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72
n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। समझे हीरो। 47 और 72 को माइनस करना पड़ेगा। कितना होता है बता दो भाई साहब। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से कॉमन कॉमन कह रहा हूँ, कैरी करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, 12 में से 5 गया, 7 गया, मतलब 5 मिला और 6 बनेगा वो, तो 25 आ रहा है भाई साहब ये माइनस का, प्लस 144 इज इक्वल टू 0 एन स्क्वायर। ठीक है, ये भाई साहब। तो एन स्क्वायर माइनस 25 एन प्लस 144 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, एन स्क्वायर 16 नंबर 144 होते हैं, तो 16 और 9 25 हो गए, सेटिस्फाई कर रहा है, तो माइनस 16 एन माइनस 9 एन प्लस 144 इज इक्वल टू 0, ऐसे ब्रेक कर लो इसको। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले दो में कॉमन आ रहा है एन, एन माइनस 16 बच गया, माइनस 9 कॉमन आ रहा है, एन माइनस 16 बन गया इज इक्वल टू 0, तो एन माइनस 9 और एन माइनस 16 इज इक्वल टू व्हाट 0। एन की वैल्यू 9 और 16, मेरे को पता है 9 तो आंसर इसका सेटिस्फाई करता है, 16 देख लेते हैं 16 सेटिस्फाई करता है नहीं करता। क्वेश्चन में बोल रखा है कि पहला एंगल जो है वो 120 डिग्री का है ना, और डिफरेंस जो है वो 5-5 का है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 16 यहाँ पे सेटिस्फाई करती है, यानी करती है सम ऑफ एंगल्स जो होता है, जैसे नोनागन है एक तरह का, इसके अकॉर्डिंग ये नोनागन है, नोनागन में पहला एंगल क्या है 120 डिग्री का है, डी की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, तो पहला एंगल अगर 120 डिग्री का है तो दूसरा एंगल होगा बच्चे 125 होगा, है ना, तीसरा एंगल कितना होगा, इसी तरीके से ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, 130 होगा, फिर 135 होगा, ऐसे करके 9 एंगल होंगे, इन सबको जोड़ के नोनागन के जो एंगल का सम होता है, नोनागन के एंगल का सम कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, n माइनस 2 इंटू कितना 180 डिग्री, ऐसे करके निकालते हैं, तो 7 इंटू 180 डिग्री करके जो निकलेगा वो आंसर 16 में जब हम करके निकालेंगे तो वो बहुत बड़ा निकल जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब 16 वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसमें नेग्लेक्ट कर दो, वैसे करता ही नहीं है यार ये। ठीक है, सच बात बताऊं तो करता ही नहीं, मैंने नहीं देखा कोई क्वेश्चन अभी तक कि जिसमें सेटिस्फाई कर ले, तो नहीं करता वो सेटिस्फाई। ये वाला उठाओ, यही इसका आंसर है। तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से आता है तो ये क्वेश्चन आपको देखकर सॉल्व कर देना है, एक ही आंसर पॉसिबल होता है इसका, एक ही वैल्यू पॉसिबल होती है, या तो एक पॉसिबल होगी या तो कोई भी पॉसिबल नहीं होगी। सबसे अच्छा कोई भी पॉसिबल नहीं होगी, वो कब होगी जब एन की वैल्यू वो ना आ जाए, क्या नेचुरल नंबर ना आए। अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल होने के लिए नेचुरल नंबर होना जरूरी है। तो नेचुरल नंबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भाई सब नहीं है, आ रहा है तो एक आंसर, नहीं आ रहा तो कोई भी नहीं है, बस बात खत्म, है ना। चलो नोट कर लो इसको, आगे बढ़ेंगे भाई साहब, ये रहा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट खत्म, नया कॉन्सेप्ट शुरू। चलो देखो जरा इसको कैसे करेंगे। अच्छा मेरी बात याद रखिएगा, आपको ना क्वेश्चन खुद भी ट्राई करने, ऐसा नहीं क्लास में बस बैठ रखे हो देख रहे हो, समझ नहीं आता ऐसे कुछ, किसी को समझ नहीं आता, है ना। मेरी क्लास में क्या फर्क है तुम्हारी क्लास में, ठीक है, तुम एक यूट्यूब की कोई सीरीज थोड़ी ना देख रहे हो, ये पाताल लोग थोड़ी ना है। समझ गए। चलो, इन द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी with first term p and common difference q is 4 times if the sum of if है ये if it लिखा है यहाँ पे if है ये, if the sum of first 10 terms of an AP with common difference q and first term p is 4 times the sum of first 5 terms then what is p ratio q। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करो, इसको बनाइएगा, आपके अकॉर्डिंग इसका कौन सा फर्स्ट आंसर आएगा, ए ऑप्शन 1:2, बी ऑप्शन 1:4, सी ऑप्शन 2:1 या डी ऑप्शन 4:1। 2006 का क्वेश्चन है, जल्दी करिएगा, देखते हैं आपके आंसर निकाल के देंगे हमारे को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है उस पर स्टार्ट करेंगे, आप अपना टाइम लीजिए, 30 से 45 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए आप लोगों से, ठीक है ना। चलो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपसे बोल रखा है कि किसी एपी की पहली टर्म पी है, कॉमन डिफरेंस क्यू है, और आपसे बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म जो है वो सम ऑफ फर्स्ट टाइम 5 टर्म्स के 4 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, बहुत इजी है। सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे बताओ, सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये वाला फॉर्मूला उठा के कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, n की जगह पे 10 से पहले वाले में, दूसरे वाले में 5 है बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 10/2 2a plus 2a, a की जगह पे क्या है p, है ना, प्लस n minus 1 मतलब 10 - 1
इंटू डी, डी की मतलब क्यू, समझ गए? अब इधर ध्यान से देखो, 4 इंटू 5/2, 5/2 क्यों, n/2 है ना, n/2 2 इंटू ए प्लस 5 - 1 इंटू डी, डी मतलब क्यू। सही है, कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा भाई साहब, अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 कट करेंगे, ठीक है, और ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, कट हो गया, सारा कट कर दिया मैंने, जो भी कट हो रहा था सब कट कर दिया, ठीक है। तो यार वैसे यहाँ पे इस तरफ आ रहा है 2p प्लस 9q, है ना, 9q इज इक्वल टू 2 2 जा 4p, और ये 4q बनेगा, इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8q हो जाएगा। सही है, q वाले एक साइड करो, p वाले एक साइड करो भाई साहब। तो इसको इधर पहुंचाओ, इसको इधर पहुंचाओ, तो ये हो गया बच्चे 9 में से 8 जाएगा तो 1 q बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2p बचेगा। हमारे को निकालना क्या है, p रेशो q। सो p/q की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो इस q को इधर शिफ्ट करो, इसको, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ऐसा समझो, इसको नीचे पहुंचा रहा हूं मैं, तो p/q बन जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा ना, है ना, तो यहाँ पे 1 बचा, अपॉन में इसके क्या करो, मतलब ऐसे समझो कि 1 इज इक्वल टू 2p/q होगा ये, ठीक है। इस उसके बाद में इस 2 को नीचे पहुंचा दो तो 1/2 हो जाएगा, तो p रेशो q कितना आ रहा है, ये बन रहा है, समझ में आया ना, है ना, p रेशो q कितना बन रहा है, 1:2 बन रहा है। यहाँ पे 2:1 भी दे रखा था आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आसान क्वेश्चन था, है ना। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले नेक्स्ट प्रॉपर्टी जरा देख लीजिए, क्या है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि बड़े काम की प्रॉपर्टीज करवा रहे हैं आपको, ठीक है। क्या है ये प्रॉपर्टी, देखो जरा, बोल रखा है, इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज fn रेशियो gn, then the ratio of sum of first n terms of an AP is fn ratio gn, then the ratio of first n terms will be f2n minus 1 ratio g2n minus 1। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अगर आपको ना एग्जाम्पल, अगर आपको ये बोल रखा है कि कोई एपी है, उसकी कुछ टर्म्स का, या कोई 2 एपी है, ठीक है, ठीक है, या कोई 2 एपी है, जैसे सपोज करो पहली एपी ये है, पहली एपी ये है, मान लेते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN, है ना, और दूसरी एपी ये है A1 A2 A3 डॉट 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 AN। हो सकती है 2 अलग अलग एपी हो सकती हैं, पॉसिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लेते हैं 2 एपी है हमारे पास में, 2 अलग अलग एपी है, हम इसका सम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके सम को क्या बोलेंगे, SN बोल देंगे, सपोज करो स्मॉल SN बोल रहा हूं मैं। दूसरे वाले का सम भी निकाल सकते हैं इस वाली का, तो इस वाले को सपोज करो कैपिटल SN बोल रहा हूँ। इसका जो सम है, सपोज करो कुछ भी निकल रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी निकल रहा है, ठीक है, मैंने उसको एक फंक्शन नाम दे दिया FN और इसको फंक्शन नाम दे दिया GN। FN GN का मतलब ये है कि इसका सम की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। सपोज करो कि मेरे पास में 2 एपी हैं, है ना, पहली एपी का जो सम है ना, n टर्म्स का, वो n+3 आ रहा है। दूसरी एपी का जो सम है वो आ रहा है बच्चे, मान लेते हैं SN 2n+4 आ रहा है, ठीक है, मतलब इन दोनों का जब रेशो निकाला है ना तो रेशो ये आ रहा है। अब आपसे कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि फाइंड करो AN/AN कितना होगा, है ना, क्या निकालना है आपको, AN निकालना है, रेशो AN निकालना है, कैपिटल AN। मतलब कहने का मतलब ये है, आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, आपको nth टर्म का रेशो निकालना है, सम ऑफ n टर्म का रेशो दे रखा है, nth टर्म का रेशो निकालना है। तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको AN/AN निकालना है तो जहां पे n दिख रहा है ना, वहां पे 2n-1 रख देना है, बस आपको 2n-1 रख देना है। जहां पे भी n दिख रहा है, जो भी फंक्शन है, यहाँ पे भी n दिख रहा है, आपको क्या करना है, 2n-1 रख देना है, बस इतना सा काम आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n दिख रहा है, यहाँ पे n दिख रहा है, मुझे nth टर्म कभी भी निकालनी होगी तो मेरे को क्या करना है, n की जगह पे 2n-1 + 3 कर देना है, n की जगह पे 2 × 2n-1 + 4 कर देना है। तो इसको सॉल्व करके 2n + 2 यहाँ पे आ रहा है ऊपर, नीचे आ रहा है 2 2 = 4n -2 + 4, तो ये आ रहा है बच्चे 2n + 2 और 4n + 2। ये जो आया इसमें से 2 वगैरह कॉमन लेके फाइनल आंसर हमारा nth टर्म का क्या बन जाएगा बच्चे, रेशियो बन जाएगा। बात समझ में आ रही? तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, या क्या रहा है कि अगर आपको सम दे रखा है, सम का रेशियो दे रखा है, तो उससे nth टर्म का रेशियो निकालने के लिए
ये काम करना है आपको, 2 इंटू एन माइनस वन, 2 इंटू एन माइनस वन, एन क्या होगा, एन होगा वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज इज 3n माइनस 13 रेशियो 5n प्लस 21, ठीक है। द रेशियो ऑफ 24th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कैसे करना है, देखो मैं इसको करके बताता हूँ आपको। ऐसे कर, अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग एक आंसर निकाल के रख लीजिए, आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बोल रखा है कि दो एपी है, उनकी nth टर्म का सम जो है उसका रेशियो है 3n माइनस 13 और अपॉन में 5n प्लस 12 21 है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि इसके ना 24वीं टर्म का रेशियो कितना होगा, आप ये बताइए, ठीक है। 24वीं टर्म्स का रेशियो कितना होगा ये बताइए। तो आपको बस ये फोकस करना है कि इसमें n के प्लेस पे क्या दिख रहा है, 24। मुझे ये पता है, मेरे को an अपॉन an कभी भी निकालना होता है, 2n माइनस वन होता है, और नीचे भी क्या करना होता है, 2n माइनस वन करना होता है। जहां पे n होता है n के प्लेस पे 2n माइनस वन करना होता है। तो मुझे करना क्या है, जहां पे n है, देख रहे हो n कहाँ है, यहाँ, इसके प्लेस पे 2n माइनस वन डालना है सबसे पहले, और n की जगह पे मेरे को ये नंबर डालना है, क्योंकि n तो 24 है यहाँ पे, n तो क्या है 24 है यहाँ पे, 24वीं टर्म निकालनी है। तो मुझे क्या करना है, 2 इंटू एन माइनस वन करना है, माइनस 13 कर देंगे, और अपॉन 5 इंटू 2 इंटू एन माइनस वन कर देना है, प्लस 21 कर देना है। आगे बात समझ में। अच्छा तो देखो ये बच गया 24 दूनी 48 माइनस 1 47, 3 गुणा 47 हो गया, माइनस 13 हो गया, अपॉन में 5 गुणा 47 हो गया, ठीक है, प्लस 21 हो गया। बात समझ में आ रही है, पक्का, ठीक है। 7 के 21, 7 चौक 3 चौक 12, तो 13 14, उसमें से 13 हमको माइनस भी करना है, 1 मिनट रुक जाओ, इसको मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ। तो 7 के 21, 2 कैरी हो गया, 3 चौक 12, 13 14, 141 माइनस करने इसमें से 13, तो 11 में से 3 के 8, 2 1, 128 बच रहा है बच्चे, ठीक है। नीचे देखना जरा, 5 7 35, 5 चौक 20, 2 3 5 है ना, प्लस 21, 2 5 6 आ रहा है गेस, हाँ 2 5 6 आ रहा है। देखो 128 एकम 128, 128 दूनी 256 होता है, 1/2 आ रहा है इसका आंसर। तो फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चे, 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, टफ है क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं। आपको कॉन्सेप्ट अगर आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है भाई साहब, कॉन्सेप्ट अगर आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट आना जरूरी है ना। कॉन्सेप्ट आता है तो फिर तो सब चीजें इजी है ना है ना, क्लियर है। याद रखिएगा आपको करना क्या है, ये दे रखा होगा, ये निकालना होगा, तो 2 इंटू वो नंबर माइनस 1, 2 इंटू वो नंबर माइनस 1, वो नंबर मतलब n के प्लेस पे 2 इंटू एन माइनस 1 डालना है आपको। क्लियर है, कोई डाउट है, पक्का समझ में आ रहा है। याद रखिएगा ये जो है ना, ये इसको चेंज कर रहा हूं मैं और इसको चेंज कर रहा हूं, बाकी किसी को चेंज नहीं करा मैं, हाँ बाकी किसी को आपको टच भी नहीं करना, वैसे ही लिखना है। खाली ये जो n दिख रहा है वहां पे ये नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है बच्चे 1 में से, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट वगैरह खुद ले लेना आप पीछे जब मैं इधर उधर हुआ हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। आंसर बताने के लिए आपके पास में टाइम है, जितना टाइम आपको चाहिए लो। मैं ये कहूंगा कि अपनी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, 60 सेकंड के अंदर इसके अंदर सॉल्व करके दिखाओ। 60 सेकंड के अंदर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको अंदर से थोड़ा सा ना फीलिंग आएगी, हाँ भाई कर रहे हैं, ठीक है। वरना करने के लिए तो मैं तुम्हारे को 4 मिनट दे दूं, करते रहो तुम बैठ के, है ना, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्पीड तो है ही नहीं, एग्जाम में होंगे नहीं। क्लियर, चलो क्या दे रखा है, Sn अपॉन Sn कितना दे रखा है, 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6n प्लस 5। निकालना क्या है, 13 टर्म, A13 अपॉन A13, क्या करेंगे, 2 इंटू 13 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन में ये 6 से नीचे, ठीक है, 6 इंटू 2 इंटू 13 माइनस 1 प्लस 5। समझ में आ रही है ये बात, अब तो आ रही है, 13 दूनी 26 में से 1 गया 25, 2 गुणा 25 प्लस 3 अपॉन में 25 ही हो गया ये भी ना, 6 गुणा 25 प्लस 5, ठीक है, 25 दूनी 50, 50 और 3 53, 53 डिवाइडेड बाय 25 150, 155 हो गया भाई साहब। ये लो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। कितना हलवा क्वेश्चन,
इजी भाई साहब, बिल्कुल इजी, लट्टू क्वेश्चन है ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई साहब, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। देखो ये रहा एक क्वेश्चन और है, जल्दी करना इसको। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स of two APs is 7n plus 1 ratio 4n plus 27, the ratio of 13th term, 13वीं टर्म का ही पूछा इसमें भी, जल्दी निकालना। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी क्या बन रहा है तुम्हारा, ठीक है। Sn अपॉन Sn गिवन है भाई साहब हमारे को, क्या 7n plus 1 है ना, अपॉन में 4n plus 27, ठीक है। तो देखो हमारे को क्या करना है, A13 अपॉन A13 निकालना है, क्या करेंगे 7 इंटू 2 इंटू 13 माइनस 1 प्लस 1 है ना, और 4 इंटू 2 इंटू 13 माइनस 1 प्लस 27, सही है ना, कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा ये 25 बनेगा, 25 गुणा 7 करना जरा, 175 होता है, 175 प्लस 1, 25 से बनेगा 25 गुणा 4 होता है, 25 चौक 100 प्लस 27, तो 176 अपॉन में 127 है किसी ऑप्शन में? हाँ है, बी फॉर भरतपुर ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, बी फॉर भरतपुर, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर जो भी है, बहुत बढ़िया है ना, ये इसका करेक्ट आंसर निकला। अगर आपका ये करेक्ट आंसर निकला, देखो कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन सही करते हो तो हो जाएगा भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं है, नोट करो इसको। चलो चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया, तो इसका उल्टा भी पूछा जाता है कई बार ऐसा होता है कि आपको ना an अपॉन an दे रखा होता है, an अपॉन an दे रखा होता है, कुछ भी दे रखा है सपोज करो, ठीक है, और आपसे Sn अपॉन Sn पूछ लिया जाता है। अभी तक क्या हो रहा था, Sn अपॉन Sn दे रखा था, स्मॉल sn अपॉन कैपिटल Sn दे रखा था, an अपॉन कैपिटल an पूछा जाता था। अब क्या है, ये पूछा जा रहा है, ये दे रखा है, उल्टा कर दिया इसका, तो उल्टा कर दिया। अब आपको क्या करना है, n प्लस 1 अपॉन 2 डालना है उस केस में, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन 2 डालना है, क्लियर। उसमें क्या डालते थे, 2n माइनस 1 डालते थे, इसमें n प्लस 1 अपॉन 2, यानी जो भी नंबर दे रखा होगा, जैसे मान लेते हैं आपको S13 अपॉन S13 पूछा है, कैपिटल S13 पूछा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस नंबर में जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसमें 13 प्लस 1 अपॉन 2 n की जगह पे डालना है, ऊपर नीचे दोनों जगह पे, ठीक है। तो 13 प्लस 1 अपॉन 2 डालना है आपको, जैसे आप डालेंगे आपका आंसर खत्म हो जाएगा, क्लियर है। चलो तो एक क्वेश्चन देखो जरा, इसको कैसे करना है, जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो आपको एक उसके साथ में देता हूँ, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस के साथ में देता हूँ, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो देखो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक एपी है, उसमें nth टर्म का सम नहीं दे रखा है, nth टर्म दे रखी है, उसका रेशियो दे रखा है an अपॉन an, कितना दे रखा है 14n माइनस 6 अपॉन 8n प्लस 23, और आपसे बोला गया है Sn अपॉन Sn बता दो, है ना, यहाँ पे n टर्म्स का सम का रेशियो पूछा गया, ठीक है, तो आपको Sn अपॉन Sn निकालना है। तो क्या करना है, 14 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे, माइनस 6 करेंगे, 8 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे, प्लस 23 करेंगे। देखो इसको काट दो 4 बार में, इसको इससे काट दो 7 बार, है ना, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7n प्लस 7 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, डिवाइड में 4n प्लस 4 प्लस 23, 4n प्लस 4 प्लस 23, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चे 7n, और 7 में से 1 जाता है, 6 जाता है, तो कितना मिलता है भाई साहब, बताना मेरे को, 1 मिलता है ना। नेक्स्ट 4n प्लस 27, लो ये हो गया, बस खत्म हो गया। आपसे ये पूछा गया था Sn अपॉन Sn क्या होगा, ये रहा, अगर इसकी जगह पे कोई नंबर दिया होता तो नंबर डाल देते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नंबर प्लस 1 अपॉन 2 कर देते, नंबर प्लस 1 अपॉन 2 कर देते, कितना काम करना होता है, बस हलवा क्वेश्चन है ना, इजी है ना, मजा आ रहा है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन कराते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके। अब आप बोलेंगे सर आप खड़े हो स्क्रीनशॉट कैसे लें, अरे भाई मेरे साथ में ले लो, क्या दिक्कत है, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, हाँ मना कर रहे हो, चलो ठीक है भाई साहब। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो जरा इसको ध्यान से, क्वेश्चन में बोला गया है कि n टर्म्स का जो रेशियो है वो 6n माइनस 16 और 10n प्लस 16 है, तो बताओ 15th टर्म का सम का रेशियो क्या होगा, बनाओ 1:2, 7:11, 35:101, 101:35, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी करना सॉल्व, मैं तो स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना। देखो an अपॉन an दे रखा है, कितना है भाई साहब
यह 6n माइनस 16 अपॉन में 10n प्लस 16, ठीक है, ये दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, s कितना निकालना है, 15 अपॉन s15 निकालना है। मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है, एक नंबर जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, एक नंबर जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। बात समझ में आ गई? जो कट हो रहा होगा उसको कट कर लेना, जो नहीं हो रहा होगा उसको छोड़ देना, ठीक है ना। तो बच्चे ये 16 बन रहा है, 16 3 48 होते हैं, 48 में से 16 माइनस करने हैं हमारे को, 16 पंजे होते हैं बच्चे 80 शायद, है ना, 16 पंजे 80 होते हैं, 80 में 16 ऐड करना, ठीक है। 96 तो नीचे बन रहा है और 32 ऊपर बन रहा है, ठीक है। कट होते हैं क्या, हो ही जा रहे होंगे, हाँ तो नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई है हमारे से, रुक जाओ जरा। Then the ratio of sum of first 15 terms is 15 प्लस 1 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, हाँ ठीक है। 48 में से 16 माइनस करना है हमारे को, कर लो, 32 होते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले में देखेंगे, 16 एकम 14 पंजे 70 होते हैं, 15 पंजे 75 होते हैं, 16 पंजे 80 होते हैं, 80 में 16 ऐड करना है, 96 होते हैं, हाँ चलो एक मिनट जरा, हाँ ठीक है, वहाँ 8 चौक 32 हो जाते हैं, 8 से 8 दूनी 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1:3 आ रहा है ये तो यार, यहाँ पे दे रखा है 1:2, 7:11, 35:1:101, 101/35, क्या गड़बड़ हो गई? ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा आंसर, एक बार आंसर चेक कर लें। अरे कहाँ गया, ये रहा, 6n माइनस 16, 10n प्लस 16, सही है। n प्लस 1/2, n की जगह पे डालना है 15, 15 प्लस 1/2, 16/2 होता है, सही है यार, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 32 हो गया, ठीक है। 16/2 गुणा 10, 80 होता है, 80 और 16 होते हैं 96, है ना, 96। अरे गलत है वैसा ऑप्शन, ठीक है, 1:3 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। चलो नोट करो इसको, अभी पता लग जाएगा, एक और क्वेश्चन करवाते हैं इसका। अरे कहाँ गया, और कोई क्वेश्चन है इसका, ओहो तो नुकसान है, चलो कोई बात नहीं, ये मेरे हिसाब से 1:3 होना चाहिए, इसको आप चेक भी कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक डाली है सारी वैल्यूज, गलत तो कुछ नहीं डाला। देन द रेशियो ऑफ सम ऑफ, हाँ सम का ही पूछा है रेशियो, और सम का ही रेशियो निकालने का ये फॉर्मूला है ना, सही है ना, तो ठीक है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एन के प्लेस पे डालना था मेरे को, एन के प्लेस पे ही डालना होता है, उसके अलावा कहीं और नहीं डालना होता है, ठीक है, n + 1/2 सही है, ठीक है, 1:3 करेक्ट है उसका। अब मैं आगे की चीजें बता रहा हूँ, इधर फोकस करिए जरा, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूलाज हैं, अगर किसी एपी में ना मान लेते pth टर्म का सम दे रखा है वो q के इक्वल है, और qth टर्म का सम दे रखा है वो p के इक्वल है, ठीक है, pth टर्म का सम q के इक्वल और qth टर्म का सम क्या है बच्चे, p के इक्वल। तो अगर sp प्लस q निकालना हो, यानी p प्लस qth टर्म का सम निकालना हो, तो माइनस p प्लस q के इक्वल होता है, क्या मतलब है इसका, ठीक है। उसकी आप कैलकुलेशन, इसकी आप कैलकुलेशन भी चेक कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से मैंने ठीक कैलकुलेशन करी है, ऑप्शन में नहीं है आंसर, ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी है तो आप चेक कर लेना, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं सर्वा हूँ, मेरे को सब कुछ आता है ना, कैलकुलेशन मेरी हर बार सही होती है, वैसे मेरी सही है, मुझे ये पता है, ठीक है ना, फिर भी क्लियर, आप चेक कर सकते हैं एक बार। देखो आपसे बोल रखा है इन एन एपी एसपी, यानी pth टर्म का सम जो है वो q है, और qth टर्म का सम क्या है बच्चे, p है, तो sp प्लस q कभी भी निकालना हो तो माइनस p प्लस q के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो इसका मीनिंग ये है, जैसे सपोज करो अगर किसी एपी में थ्री टर्म्स का सम जो है मान लेते हैं 5 दे रखा है, और 5 टर्म्स का सम जो है वो मान लेते हैं 3 दे रखा है, और आपसे बोल दिया था S8 बताओ कितना होगा, 8 टर्म्स का सम कितना होगा, कुछ नहीं करना होता, 8 टर्म्स क्या बच्चे 5 और 3 को मिलके आता है क्या,
हाँ या ना, यही है ना। तो इसका आंसर होता है माइनस का 5 प्लस 3 यानी माइनस का 8 होता है। तो अगर इन दोनों का सम दिख रहा है आपको जो पूछा जा रहा है ना, इन दोनों को जोड़ के जो है वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर यही नंबर बस माइनस में होता है, -8 होता है। क्लियर? हाँ। अब देखो ये वाला क्या है, ये वाला, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर SM अपॉन SN दो एपी है जिसकी mth टर्म, और दो एपी नहीं एक ही एपी है, एक एपी है जिसकी mth टर्म, अभी क्या था दो डिफरेंट एपी थी, अब क्या एक सिंगल एपी है मान लेते हैं, या अलग में भी लग जाता है वैसे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सिंगल एपी में ज्यादा लगाते हैं इसको। कोई सिंगल एपी है उसकी mth टर्म और nth टर्म का जो सम है उसका रेशियो गिवन है, सपोज करो वो m² अपॉन n² गिवन। तो अगर आपसे am अपॉन an निकालते हैं, निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, सम के रेशियो से mth और nth टर्म का रेशियो पूछा जाता है, तो सेम चीज करनी है 2m-1 अपॉन 2n-1, जैसे अभी पीछे वाले में कर रहे थे ना 2m-1 करना है, यहाँ पे 2n-1 कर रहे थे, इसमें 2m-1 अपॉन 2n-1 करना है, सेम ही चीज है, बस उसको करने का मतलब एक ये याद रखिए, अभी जो पीछे क्वेश्चन कर रहे थे उसमें दो एपीज थी, इसमें सिंगल एपी में ये फॉर्मूला लग जाता है, और ये स्क्वायर में लगता है, जब भी स्क्वायर में दे रखा होगा तो ऐसे लगेगा। क्लियर? अब और कुछ प्रॉपर्टी अगर मान लेते हैं a² b² c² तीन टर्म्स है किसी एपी की, है ना, तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है 1 अपॉन a प्लस b 1 अपॉन b प्लस c 1 अपॉन c प्लस a, ये किस में होंगे AP GP HP, तो याद रखिएगा ये भी किस में होंगे AP में होंगे। तो अगर a² b² c² AP में है तो 1 अपॉन a प्लस b 1 अपॉन b प्लस c 1 अपॉन c प्लस a भी क्या होते हैं AP में होते हैं। अभी GP करवाया नहीं मैंने, तो GP के फॉर्मूले भी लिखे यहाँ पे कुछ से, GP पे भी शॉर्टकट है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर 1 अपॉन a माइनस b b माइनस c c माइनस a 1 अपॉन में, ठीक है, ये एपी में है तो याद रखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस c का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर भी किसमें होता है एपी में। तो सारे फॉर्मूले एपी को डिनोट करते हैं, इसमें ना तो जीपी है ना तो एचपी है, तो स्क्वायर है तो ये भी एपी में होगा, ऐसा है तो इसका स्क्वायर भी एपी में होगा। बात समझ में आ रही है? इतनी आसान है समझना, क्लियर है? चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं उसके बाद में हम ये क्लास को वाइंड अप करेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपको ये दिख रहा होगा, क्वेश्चन में बोल रखा है किसी एपी में 55 टर्म्स का सम जो है, 56 टर्म्स का सम, S56 जो है वो 155 दे रखा है, और S155 जो दे रखा है बच्चे वो कितना दे रखा है 56 दे रखा है। तो बताओ S211 क्या होगा? क्या आपको फॉर्मूला पता है? क्या होगा बताना जरा, ऑप्शन नंबर A B C या D। अरे भाई साहब बहुत ही समझदार हो तुम, ऐसी बात नहीं। क्या होगा? माइनस का 56 प्लस 155, है ना, 6 और 5 11 होते हैं, मतलब ये आंसर कितना इजी, मजेदार। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी फॉर देहरादून, देहरादून मिलिट्री एकेडमी, है ना, प्रचार करता रहता हूँ बीच में, ठीक है। इसका क्या है बच्चे? करेक्ट आंसर है। क्लियर है? कोई डाउट है? आसान है ना, बहुत आसान है वैसा, है ना। चलो नोट कर लो इसको। एक और देखो, क्वेश्चन में बोल रखा है एपी मान लीजिए किसी एपी में द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 25:9, देन फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ एंड थर्ड टर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं अभी बताते हैं। पेन लेना तो मेरे को जरा ना एक अच्छा सा, ठीक है। देखो मैंने अभी ना एक फॉर्मूला बताया था तुम्हारे को, मैंने ये बताया था कि अगर आपको SM अपॉन SN m² बाय n² दे रखा हो तो आपको AM अपॉन AN कभी पूछा जाएगा, होता है 2m-1 अपॉन 2n-1। ये पढ़ा है आपने? यही फॉर्मूला यूज करना है। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि किसी एपी की 5 टर्म्स और 3 टर्म्स का जो रेशियो है वो है 25/9। आप ध्यान से देखो, यही चीज का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए यही चीज का स्क्वायर लिखा हो, तो 5 का स्क्वायर देखो वहां पे लिखा है 25, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है 9। तो इसको सॉल्व करना होगा, अगर आपको AM यानी A5 अपॉन AN यानी A3 अगर आपको निकालना पड़ेगा तो आपको क्या कहना है 2 इंटू m-1 अपॉन 2 इंटू n-1। m और n क्या है यहाँ पे? 5 और 3, ठीक है। तो 2 पंजे 10 में से 1 गया 9, 2 3 6 में से 1 गया 5। ऑप्शन नंबर बहुत बढ़िया B फॉर
बी फॉर बी पॉजिटिव, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप है हमारा, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव आपको भी रहना है, ठीक है। जब भी आप एग्जाम की तैयारी करो ना, ऐसे कुछ बच्चे जो होते हैं ना बड़े ऐसे होते हैं, अरे पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत है। अरे ठीक है भाई साहब, है ना, वो तो सबको ही पता है कि मेहनत करनी है। पॉजिटिव रहना तो कम से कम सीखो ना। जब तक आप पॉजिटिव रहोगे, मेहनत करने में भी अच्छा लगेगा। पूरा मुंह सड़ा रखा है आपने, एग्जाम में भी नेगेटिव उससे जा रहे हो, ठीक है ना, भावनाओं के साथ में जा रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। जैसे अंदर की शक्तियां होती है, ये हमारे प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं, जो आप अंदर से सोचते हो वो आपके सामने हो जाता है ना। जो आप मतलब मानते हो वो चीज आप करते हो। तो मानना बहुत जरूरी है कि आप खुश हैं और आप पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हम रात जो है लास्ट में क्लास के ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि क्लास खत्म होने वाली है ठीक है। आगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कल से स्टार्ट करेंगे, क्लास खत्म हो गई आज की। तो आज आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। कोई भी डाउट होगा कमेंट में लिखिएगा मुझे, है ना। अच्छी लगी तो बिल्कुल लिखिएगा, ये तो बिल्कुल काम करना है तुम्हारा, कमेंट में लिखना कि सर बढ़िया मजा आ रहा है ना। जय हिंद करके बढ़िया करके लिखिएगा, मेरे बारे में कुछ अच्छा सा लिखो, ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। और आपको अगर आज की क्लासेस अच्छी लग रही हैं, सभी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, हमारे को बिल्कुल बताइए। आज के लिए इतना ही करते हैं हम। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।